क्या है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो आइए आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताई थी। सेक्शन 2H में, सेक्शन 2H में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट बताया था। अब मैं आपको बता रही हूं कि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होता है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रही हूं, आप इसका सॉल्यूशन ढूंढिए। फर्स्ट एग्जांपल है, ए है बी को, ए है बी को जो उसका फ्रेंड है अपने घर डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है। ए क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है, बी एक्सेप्ट कर लेता है डिनर के लिए। आप मेरे साथ साथ ये नोट करते जाइए। ए बी को डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है अपने घर कि भाई मैंने आपको इस टाइम पे मेरे घर आना है। बी एक्सेप्ट कर लेता है, बी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बी उस टाइम पे नहीं जाता है, वो डिनर के लिए जाता ही नहीं है ए के घर। ए ने पूरी तैयारी कर रखी थी। अब ए को क्या गुस्सा आता है, कहता है कि मैंने इतनी तैयारी करी और वो आया नहीं, अब मैं इसके अगेंस्ट कोर्ट जाऊंगा। अब आप मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या ए बी के अगेंस्ट कोर्ट जा सकता है, केस फाइल कर सकता है? आप इसका सॉल्यूशन ढूंढिए। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं। ए हस्बैंड है, अपनी वाइफ बी को कहता है कि मैं आपको ड्रेस गिफ्ट करूंगा। ए ने क्या किया, जो हस्बैंड है ये वाइफ है, ऑफर कर रहा है, ए ऑफर कर रहा है, हस्बैंड अपनी वाइफ को ऑफर कर रहा है कि मैं आपको एक ड्रेस गिफ्ट करूंगा। वाइफ है, वो खुश हो जाती है, वो क्यों ऑफर को मना करेगी, एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन हस्बैंड बाद में वो ड्रेस गिफ्ट नहीं कर रहा है। अब क्या होता है, वाइफ को गुस्सा आता है, गुस्सा आना सही भी है, लेकिन वो कहती है मैं आपके खिलाफ केस फाइल करूंगी। अब आप मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है? आप इसका आंसर ढूंढिए। अब मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल दे रही हूं। ए बी को कहता है कि आप मेरी कार 3 लाख में खरीद लीजिए। ए ऑफर कर रहा है, बी एक्सेप्ट कर रहा है। क्या खरीदने, क्या बेच रहा है? ए कार बेच रहा है। कितने में? 3 लाख में। ए कहता है बी को कि आप मेरी कार 3 लाख में खरीद लीजिए, मैं आपको बेचता हूं। ए ऑफर कर रहा है बी को अपनी कार बेचने का, बी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। डेट टाइम सब फाइनल हो गया, लेकिन बी बाद में वो कार नहीं लेता है। अब ए को गुस्सा आता है, वो कहता है मैं आपके खिलाफ केस फाइल करूंगा। अब आप मुझे इसका आंसर भी ढूंढ के बताइए कि क्या ए बी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, क्या वो कोर्ट जा सकता है? इसको मैं आगे आपको बताऊंगी, आप मुझे अब इसका आंसर दीजिए। नेचर ऑफ एग्रीमेंट। नेचर ऑफ एग्रीमेंट, जब ए जो बी उसका फ्रेंड है उसे डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है, ये किस तरह का एग्रीमेंट है, ये किस नेचर का एग्रीमेंट है? एक फ्रेंड को हम कहते हैं कि आप मेरे साथ घूमने चलिए, मूवी देखने चलिए,
आप किसी भी तरह का इस तरह का ऑफर आपने डेली रूटीन में देते हैं, ये किस तरह का एग्रीमेंट हुआ? ये हुआ सोशल एग्रीमेंट। ये हुआ सोशल एग्रीमेंट। अब ए बी को ड्रेस गिफ्ट करने, यानी हस्बैंड अपनी वाइफ को ऑफर कर रहा है, वाइफ एक्सेप्ट कर रही है, ये किस तरह का एग्रीमेंट हुआ? ये हुआ फैमिली एग्रीमेंट। ये हुआ फैमिली एग्रीमेंट। अब ए बी को कार 3 लाख में बेचने का ऑफर कर रहा है, बी एक्सेप्ट कर रहा है, ये किस तरह का एग्रीमेंट हुआ? ये हुआ कमर्शियल एग्रीमेंट। ये हुआ कमर्शियल एग्रीमेंट। अब हम आगे जाते हैं। कंसीडरेशन। अब मुझे आप बताइए, 1 मिनट। अब आप मेरे को ये बात बताइए, क्या इस फर्स्ट एग्जाम्पल में कंसीडरेशन था? जब ए बी को डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है, तो क्या बी की तरफ से ए को कोई कंसीडरेशन है? नहीं। कंसीडरेशन को मैंने आपको डिफाइन किया था, कंसीडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले में कुछ, यानी आप मुझे कुछ दीजिए, मैं आपको कुछ देती हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉप पे जाते हैं, शॉपकीपर से सामान खरीदते हैं, तो जो शॉपकीपर से आपने सामान खरीदा है वो आपका कंसीडरेशन हुआ, और जो आपने शॉपकीपर को पे किया वो शॉपकीपर का कंसीडरेशन हुआ। तो कंसीडरेशन देखा जाता है कि क्या इस एग्रीमेंट में कंसीडरेशन है? बी की तरफ से ए को कुछ दिया जा रहा है? नहीं, तो यहां पे कंसीडरेशन नहीं है। ए हस्बैंड अपनी वाइफ को ड्रेस गिफ्ट कर रहा है, क्या वाइफ की तरफ से कुछ कंसीडरेशन दिया जा रहा है? नहीं। यहां पे ए कार बेच रहा है बी को, बी की तरफ से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो इस एग्रीमेंट में कंसीडरेशन है ए देगा कार उस बी को, और बी की तरफ से ए को क्या जाएंगे? 3 लाख रुपए। तो यहां दोनों तरफ से कंसीडरेशन है। अब हम आते हैं इंटेंशन पे। अब आप मेरे को बताइए, जब ए बी को डिनर के लिए इनवाइट किया, ए ने, बी ने उसे एक्सेप्ट किया, क्या ए ने ये बात सोची थी कि अगर बी नहीं आएगा मेरे घर तो मैं उसके खिलाफ केस फाइल करूंगा? नहीं। इस तरह के जो फैमिली या सोशल ऑफर एक्सेप्टेंस होते हैं उसमें हम इस तरह की बात कभी भी नहीं सोचते हैं। हमारा इंटेंशन एक दूसरे को लीगली बाउंड करने का नहीं होता है। हम नॉर्मली किसी को ऑफर करते हैं, सामने वाला एक्सेप्ट करता है, नहीं आता है ठीक है, लेकिन हमारा इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं है। तो यहां पे पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप बनाने का नहीं था। सॉरी, रॉन्ग। ऐसे ही फैमिली एग्रीमेंट है, हम अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे रहे हैं या वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट दे रही है, अगर गिफ्ट नहीं बाद में ऑफर किया जा रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है लेकिन नहीं हो रहा है वो उसमें कुछ, तो यहाँ पे भी इंटेंशन एक दूसरे को लीगली बाउंड करने का नहीं होता है। इसमें इंटेंशन एक दूसरे को नॉर्मली दिया जाता है कि अगर नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन ये नहीं सोच सकता था कि अगर हम उसने ऑफर किया है, मैंने एक्सेप्टेंस दिया है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। तो इसमें भी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप बनाने का नहीं है। लेकिन जो कमर्शियल एग्रीमेंट होते हैं उसमें पार्टीज की इंटेंशन इंपॉर्टेंट होती है। कमर्शियल एग्रीमेंट में प्रिज्यूम्शन किया जाता है कि पार्टीज का इंटेंशन एक दूसरे को लीगली बाउंड करने का है। तो इस तरह के जो कमर्शियल एग्रीमेंट होते हैं उसमें प्रिज्यूम्शन किया जाता है।
प्रिज्यूम्शन किया जाता है कि यहां पे हम ऑफर दे रहे हैं, वो एक्सेप्टेंस हो रहा है, यहां पे पार्टी एक दूसरे से लीगली बाउंड होना चाह रही है, तो यहां पे इंटेंशन है लीगल। अब आप मेरे को बताइए, एक एग्रीमेंट बनने के लिए ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट होता है और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट में बदलेगा। तो इससे ये एक स्टेटमेंट है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। बिना एग्रीमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, इसलिए सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में एग्रीमेंट होते हैं। बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसे में कौन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते? जैसे सोशल एग्रीमेंट हो गया, फैमिली एग्रीमेंट हो गया, ये एग्रीमेंट है, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। कमर्शियल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होते हैं क्योंकि ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं। आप इसे ये नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बताने जाऊंगी। आप ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसे नोट कीजिए। एक एग्रीमेंट बनने के लिए कंसिडरेशन, लीगल रिलेशनशिप और भी बहुत से इसेंशियल हैं जो एक एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करता है। अब हम बता रहे हैं इसेंशियल एलिमेंट्स। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो मैं आपको अब बता रही हूं। फर्स्ट है टू पार्टीज। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम टू पार्टीज का होना जरूरी है। एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है, तो दो पार्टी होनी चाहिए। क्यों? एक पार्टी कोई भी खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जैसे ये पेन है तो मैं खुद को नहीं बेच सकती हूं, तो मुझे दो पार्टी होगी, एक पार्टी ऑफर करेगी, दूसरी उसे एक्सेप्ट करेगी, तो मिनिमम टू पार्टीज का होना इसमें जरूरी है। दूसरा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों का होना जरूरी है कि एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके मैं एग्जाम्पल बताती हूं आपको। ए है, ए है, बी को कहता है कि आप मेरी कार 3 लाख में खरीद लीजिए। ए बेच रहा है अपनी कार बी को 3 लाख में, तो ए ने क्या किया? ये ऑफर दिया और बी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑफर और एक्सेप्टेंस। अब मैं इसको आगे बताती हूं। लेकिन बी कहता है कि मैं आपकी कार 2 लाख में खरीदूंगा। ए तो 3 लाख में बेचने को रेडी है, लेकिन बी एक्सेप्ट कर लेता है 2 लाख में खरीदने को।
ये एक्सेप्टेंस हुआ? आप बताइए। ये एक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ये कहलाएगा काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर कभी भी एग्रीमेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। एक एग्रीमेंट बनने के लिए बी को एज इट इज ऑफर एक्सेप्ट करना होगा, 3 लाख, जिसमें जो ए चाह रहा है, तभी वो एज इट इज एक्सेप्ट करेगा, तभी वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट होगा। अगर वो कहता है कि मैं 2 लाख में खरीदूंगा, तो वो काउंटर ऑफर हो जाएगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस इसका एक मेन एसेंशियल एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है कंसीडरेशन। अभी मैंने आपको बताया था समथिंग इन रिटर्न। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन होना जरूरी है। बिना कंसीडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो शुरू से ही वॉइड होगा। सेक्शन 25 में कंसीडरेशन बताया गया है कि बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, वॉइड होता है। तो कंसीडरेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, पार्टीज का इंटेंशन एक दूसरे को लीगली बाउंड करने का होगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। अभी मैंने आपको ये पूरा डिफाइन किया था। इस इंटेंशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस है बल्फर वर्सेस बल्फर। बल्फर वर्सेस बल्फर, ये इंटेंशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस है। ये आप एग्जाम में जरूर नोट करके आइएगा। इसमें क्या था कि हस्बैंड वाइफ श्रीलंका रहते थे। हस्बैंड श्रीलंका में जॉब करता था। छुट्टियां हुई, दोनों हस्बैंड वाइफ इंग्लैंड चले गए। छुट्टियां खत्म होने के बाद हस्बैंड वाइफ जब वापस श्रीलंका आने लगे, तो वाइफ की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें जाने से मना कर दिया। तो अब क्या हुआ, जो हस्बैंड था उसने बोला कि मैं आपको हर मंथ 30 पाउंड भिजवाता रहूंगा। ठीक है, हो गया दोनों में। थोड़े टाइम बाद हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खत्म हो गए और जो हस्बैंड है उन्होंने 30 पाउंड भिजवाने बंद कर दिए। अब जो वाइफ थी उन्होंने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल किया। तो इसमें वही बात उठाई कोर्ट ने कि इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो फैमिली एग्रीमेंट्स होते हैं। फैमिली एग्रीमेंट्स में इंटेंशन नहीं होता है एक दूसरे को लीगली बाउंड करने का, लीगल रिलेशन बनाने का इंटेंशन नहीं होता है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इंटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा जाता है पार्टीज का। और बल्फर ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माइनर नहीं हो, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। जैसे सेक्शन 11 में बताया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि जो एक माइनर होता है यानी 18 साल से कम का जो होता है, वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो शुरू से ही वॉइड होगा। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये कैपेसिटी माइनर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस है
कि जो माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो शुरू से ही वॉइड होता है, वो इस केस में बताया था। ये एक इंपॉर्टेंट है, जब भी माइनर से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आएगा तो ये केस आपको जरूर डालना है। अनसाउंड माइंड जो होते हैं वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा। जैसे ए है, अनसाउंड माइंड का पर्सन है, बी को अपना बंगला 10 लाख में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वॉइड होगा। ए अनसाउंड माइंड का पर्सन है, ए अनसाउंड माइंड का पर्सन है और बी से एग्रीमेंट पे साइन करवा रहा है कि 10 लाख में आप मेरा बंगला खरीद लीजिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। कंसेंट, पार्टीज की कंसेंट होना जरूरी है। कोई भी जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं तो दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए, और सिर्फ कंसेंट ही नहीं होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब किसी के दबाव में आकर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा रहे हो, वो अपनी खुले मन से अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। सेक्शन 13 में कंसेंट को डिफाइन किया है और सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट को डिफाइन किया है। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। जैसे ए है, बी को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा अगर तुमने इस एग्रीमेंट पे साइन नहीं किए, तो यहां पे बी अगर कर भी देता है तो बी की जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, वो दबाव में आकर वो एग्रीमेंट पे साइन कर रहा है, तो यहां पे कंसेंट फ्री होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल फ्रॉड्यूलेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर कह सकते हैं कॉर्शियन, इनके अंदर में अगर कोई कंसेंट दे रहा है तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए है, बी को कह रहा है कि तुम सी का मर्डर कर दो, मैं तुम्हें 4 लाख दूंगा, तो ये जो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है, वो लॉफुल नहीं है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है और ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी होना जरूरी है। मींस आप जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें टर्म्स क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए है, बी को ऑयल बेचने का ऑफर कर रहा है, ए ऑयल बेचने का ऑफर कर रहा है, अब यहाँ पे किस ऑयल की बात की जा रही है कुछ नहीं है पता, तो ये एग्रीमेंट ऑफर, ये एक्सेप्टेंस, ये एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ए है, बी को कह रहा है कि आप मेरी 50 बुक्स का जो सेट है खरीद लीजिए। अब यहाँ पे किस बुक की बात कर रहे हैं, उस बुक्स को स्पेसिफाई करना जरूरी है, आप कौन सी बुक्स की बात कर रहे हैं, बुक तो कोई सी भी हो सकती है, तो टर्म्स क्लियर होने चाहिए, सर्टेनिटी होना जरूरी है। नेक्स्ट है नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। कुछ केसेस को कोर्ट एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइनर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या अनसाउंड माइंड के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो शुरू से ही वॉइड होते हैं, उनको आप कभी भी वैलिड नहीं कर सकते हैं। तो जो कोर्ट एक्सप्रेसली जिनको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है वॉइड, तो वो वॉइड ही रहेंगे। तो इस प्रकार एक
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स ये इंपॉर्टेंट है जो आपके हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। आप इसे एक चार्ट के जरिए समझाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और इंपॉर्टेंट केसेस भी इसमें डालते रहिए। तो मेरा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू।